नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिसेंटली आप लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और मैं आपको बताता चलूं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ हमारा ये सेकंड क्लास रहने वाला है। इससे पहले मैं अपने चैनल के ऊपर फर्स्ट क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास नंबर सेकंड के अंदर हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं और आज की क्लास के अंदर हम काफी डिटेल में जाकर के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करेंगे, मल्टीपल न्यूमेरिकल्स को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ एक एक कॉन्सेप्ट को बनाते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड क्या रहने वाला है इसका फॉर्मेट। देखिए, हम क्लास 2 की शुरुआत करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारी पहली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग मेक श्योर करके पहले क्लास नंबर 1 को जरूर अटेंड कीजिएगा, तभी आपको आज की क्लास समझ में आएगी। क्योंकि क्लास 1 के अंदर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के फीचर को एक्सप्लोर किया था और मैंने बताया था कि एग्जैक्टली देयर इज अ फाइन लाइन जो डिफरेंशिएट करती है जॉब कॉस्टिंग को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से। हम लोगों ने मल्टीपल ऐसे एग्जांपल लिए थे जिनकी हेल्प से हम लोग जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को बड़े प्यार से, बड़े आराम से डिफरेंशिएट कर पाए थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था क्लाइंट या कॉन्ट्रैक्टी का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है, यानी कि जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होगी उसको भी हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था दैट इज द कैश रेशियो एंड द रिटेंशन मनी। इन दोनों टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद एक टॉपिक जो हमारा बचता है दैट इज द नोटेशनल प्रॉफिट एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट। देखिए यहां पर बस इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट शुरू हो जाएगा। एक बार आप लोग फटाफट ये समझ लीजिए नोटेशनल प्रॉफिट का क्या मीनिंग होता है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट का क्या मीनिंग होता है। देखिए, जब भी आप लोग नोटेशनल प्रॉफिट की बात करेंगे ना, तो नोटेशनल प्रॉफिट के अंदर हमें क्या करना होगा, एक तो आपका जो सर्टिफाइड वर्क है उसका वैल्यू होगा, प्लस में आपको कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है। क्लियर है? यानी कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आपका वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड वर्क के अंदर जो आपका अनसर्टिफाइड वर्क का कॉस्ट है दोनों को ऐड कर लेना है और उसके अंदर से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है कॉस्ट ऑफ वर्क टू द डेट। माने जिस डेट तक की आप लोग बात कर रहे हैं उस डेट तक का आपको क्या माइनस कर देना है, कॉस्ट ऑफ वर्क माइनस कर देना है। जो बाद में आपके पास क्वांटिटी बचेगा ना, उसको आप लोग किस नाम से जानेंगे, नोटेशनल प्रॉफिट के नाम से जानेंगे। क्लियर है? यानी कि नोटेशन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर, आपका वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड होता है, प्लस में आप लोग क्या कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड होगा, दोनों को ऐड करने के बाद आपको माइनस कर देना है कॉस्ट ऑफ वर्क को, तो आपको क्या मिल जाएगा, नोटेशनल प्रॉफिट मिल जाएगा। और मैं साथ साथ आपको बताता चलता हूं नोटेशनल प्रॉफिट को काफी किताबों में अलग अलग नाम से यहां पे जाना जाता है। जैसे यहां पर हम लोग बेसिकली इसको किस नाम से पढ़ने वाले हैं सर, आपके सरप्लस के नाम से पढ़ने वाले हैं। तो जब मैं आपको यहां पर कॉस्ट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा तो वहां पर मैं सरप्लस का इस्तेमाल करूंगा, सरप्लस लिखूंगा, तो आप लोगों को समझ जाना है एग्जैक्टली ये क्या रहने वाला है, आपका नोटेशनल प्रॉफिट रहने वाला है। जैसे एक एग्जांपल की बात करें तो सर मैंने ये मान लिया आपका वर्क सर्टिफाइड कितने का हुआ है, 4 लाख का हुआ है, जहां पे आपका वर्क अनसर्टिफाइड का कॉस्ट कितना है, 20,000 है। और अगर आप लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वर्क टू द डेट की बात करते हैं 3.5 लाख है, तो आपको क्या करना है, सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड वर्क दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करते
करते हैं तो आपका 4,20,000 बन जाता है। इसके अंदर से जो अभी तक कॉस्ट आया है 3,50,000 उसको माइनस कर देंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 70,000 बच जाएगा। ये जो 70,000 बचा है ना, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, नोटेशनल प्रॉफिट बोलते हैं। समझ में आया? तो ये बेसिक सी टर्म है, इसको समझ लीजिएगा, नोटेशनल प्रॉफिट। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है सर? एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है आपने एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस रखा और उसके अंदर एस्टिमेटेड एक टोटल कॉस्ट आ गया। समझ में आया? लेटर से मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 10 करोड़ रुपए का, ठीक है, और वहां पर 9,50,000 का मेरा एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आया, तो मेरे पास जो एग्जैक्टली 50 लाख बच गया, वो किसका है माय डियर फ्रेंड्स? वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट का है। क्लियर है? यानी आप लोग ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई 10 लाख का प्रोजेक्ट था, क्लियर है, उसके अंदर एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कितना आया, 8.5 लाख आया, तो इसके अंदर से अगर आप लोग माइनस कर देंगे तो 1.5 लाख बचेगा। ये जो 1.5 लाख है इसी को आप लोग क्या बोलते हैं सर? इसी को आप लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये बेसिक टर्म है, यहाँ पर इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट अभी आएगा, जो अभी हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझने वाले हैं, उसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जिनको आप लोगों को याद कर लेना है, बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको अगर आप एक बार गो थ्रो कर लेंगे तो आपके बड़े आराम से, बड़े प्यार से दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एंटायर चैप्टर के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं। जब भी आप लोग यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करेंगे तो यहां पर जो आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा, माने आप लोग यहां पे कहेंगे सर आपको जो फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन दिया जाएगा, याद रखिएगा उसका रेंज 12 से लेके और 18 मार्क्स का रहने वाला है। माने जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो कितने नंबर का हो सकता है, 12 से लेके 18 नंबर का हो सकता है। और अमूमन ये देखा गया है प्रोग्राम और ओनर्स दोनों कैटेगरी के अंदर, रेगुलर एसओएल एनसीएफ तीनों ही तरीके के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 3 चीजें आपसे पूछता है जब भी आपका 18 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली क्या कुछ हमें फाइंड आउट करना होगा, ये बड़ा जरूरी एस्पेक्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो चीज एक तरीके से रेडी करनी है उसको आप लोग यहाँ पे किस नाम से जानने वाले हैं सर? उसको आप लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को समझना है, उसके फॉर्मेट को समझना है और एग्जैक्टली किस अप्रोच के साथ कौन कौन से फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसको आपको समझना है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अगर आपको एक बार बनाना आ गया, उसके बाद जो आपका क्लाइंट होता है, क्लाइंट को आप लोग किस नाम से जानते हैं सर? आप लोग इसको कॉन्ट्रैक्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान होता है। आपसे क्या पूछेगा, एक कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट पूछा जाएगा और एक न्यूमेरिकल आपका बेस्ड होता है किसके ऊपर? बी सीट के ऊपर, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे आप लोग बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। और मैंने काफी बच्चों को देखा बैलेंस शीट के नाम से वो घबरा जाते हैं क्योंकि यहाँ पे मैचिंग नहीं होता है। आप लोग पहली बार कोस्ट के अंदर ये चीज पढ़ेंगे जहां पे बैलेंस शीट तो आप लोग बनाएंगे ना, और यहाँ पे मैचिंग की कोई टेंशन ही नहीं है और मैच भी नहीं होता है क्योंकि एग्जैक्ट डेटा आपको अवेलेबल नहीं है। ये बात आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। मेजोरिटी आप जो चीज आपको समझना है वो क्या समझना है सर? ये आपको समझना है हमें इन 3 चीजों पर काम करना है जो आपकी स्क्रीन के सामने लिखी हुई है। 12 से लेकर 18 नंबर का सवाल आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की अगर आप लोग बात करते हैं तो आपको क्या बनाना आना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना आना चाहिए। सेकंड नंबर पे आप लोग क्या करेंगे सर? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को सीखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? बैलेंस शीट को सीखने वाले हैं। क्लियर है? और याद रखिएगा, मेरी कोशिश रहेगी आज की क्लास के अंदर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपको काफी डिटेल में जाकर के समझा पाऊं, तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाऊं। और अगर हमें समय इजाजत देता है तो हम लोग यहां पर उन तमाम तरीके के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर लेंगे जो अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, जब भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो ये जो आपका अकाउंट है किसके सिमिलर रहेगा? जो आपने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नियरली सिमिलर रहेगा। एग्जैक्टली चीजें सेम नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर। इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर आपका एक डेबिट साइड होता है, इसके अंदर आपका क्या होता है? एक क्रेडिट साइड होता है। क्लियर है? और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल का इस्तेमाल करके किसको तैयार कर सकते हैं सर? यहाँ पर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को तैयार कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से शुरुआत कर रहा हूं और यहाँ पर हम लोग
बेसिकली किस चीज को समझेंगे सर, यहां पर हम लोग बेसिकली फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो फॉर्मेट बिल्कुल आसान रहेगा, एक बार आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया ना तो चीजें आपके लिए बेहद इजी रहेंगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है ना, उसी तरीके का सिमिलर आपका जो आपका फॉर्मेट है वो किसका रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का रहने वाला है। एक आपका क्रेडिट साइड होता है, एक आपका डेबिट साइड होता है। बस इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। और आप एक बार क्रेडिट और डेबिट कर लेते हैं ना, बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है फॉर्मेट के अंदर कौन सी चीज किधर जाएगी। अगर आपको ये क्लैरिटी हो गया फॉर्मेट के अंदर कौन सी चीज किधर जाएगी, तो आप लोग इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका लिख देता हूं। यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हैं सर, यहाँ पे हमें लिखना होता है आपका पर्टिकुलर। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, आपका पर्टिकुलर लिख दिया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे भी आप लोग क्या लिखेंगे सर, आपका पर्टिकुलर लिखेंगे और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड क्लियर है। ऊपर आप लोग क्या लिखने वाले हैं सर, हम क्या सीख रहे हैं सर, हम आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। ये आपको याद रखना, हम लोग क्या बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। आप समझिएगा सबसे जरूरी बात क्लियर है, किसकी बात कर रहा हूं, सबसे जरूरी बात कर रहा हूं सर, आपका पर्टिकुलर के अंदर और यहां पे पर्टिकुलर क्रेडिट और डेबिट के अंदर जब भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजों को आप लोग यहां पे इंक्लूड करके चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल को आप लोगों को यहां पे मेंशन करना है। यानी कि सबसे पहले आप लोग यहां पे किसको मेंशन करेंगे सर, मटेरियल को मेंशन करेंगे। यहां पे आपका मटेरियल आ जाएगा। फिर अगर आप लोग लेबर की बात करते हैं, अब याद रखिएगा लेबर भी लिखा होता है कई की बार किताबों में और कई की बार आपको वेजेस भी गिवन होता है, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। क्लियर है, लेबर की बात कर लीजिए चाहे वेजेस की बात कर लीजिए, वो आपका इस साइड आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बता देता हूं, लेबर के अंदर कई बार क्या होता है, आपका आउटस्टैंडिंग लेबर होता है या आउटस्टैंडिंग वेजेज होता है और कई बार प्रीपेड होता है। तो जब भी आपको आउटस्टैंडिंग दिखे ना, याद रखिएगा आपको क्या करना है, अगर आप लोग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं तो आपका प्लस होएगा, और अगर आप लोग यहाँ पे प्रीपेड की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको यहां से करेक्ट करके ना यहीं पे मेंशन कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या आ गया माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका लेबर वेजेज आ गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका लेबर वेजेज है। क्लियर है, अगर आपका आउटस्टैंडिंग है तो प्लस कर दीजिएगा, और अगर आपका प्रीपेड है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। जो भी वैल्यू आएगा आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो आपका आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाला मामला जरूर समझिएगा, कई बार एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन यहाँ से आता है। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सभी ने पता होगा ना इधर एक्सपेंसेस होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, अगर आप लोग यहाँ पे टू डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं तो उसको भी आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपका कोई साइट एक्सपेंस होता है, अगर आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, टू साइट एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका सन्ड्री एक्सपेंसेज है, याद रखिएगा सन्ड्री एक्सपेंसेज है, तो वो भी आपको यहाँ पे इस साइड पे लिखना है। और अगर आप लोग यहाँ पे टू एंड प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं, आप लोग किसकी बात करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनको आपको इस साइड के अंदर लिखना है। क्लियर है, ये फैक्टर कहां पे आ जाएंगे, इस साइड के अंदर आ जाएंगे। अब याद रखिएगा, जैसे मटेरियल का अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है नंबर एक बात, या फिर आपको रिटर्न गिवन है नंबर दो बात, यानी कि आपका अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है या रिटर्न गिवन है तो वो कहां पे आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा। क्लियर है, अब यहां पे अगर आप लोग देखेंगे ना तो सबसे जरूरी बात क्या रहने वाली है सर, सबसे जरूरी बात है हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं बाई वर्क इन प्रोग्रेस की। किसकी बात करेंगे, बाई वर्क इन प्रोग्रेस। और वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आपको याद रखना है, सबसे पहले हम लोग सर्टिफाइड वर्क की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका सर्टिफाइड वर्क आ जाएगा, लेट अस से ये अमाउंट है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, अनसर्टिफाइड वर्क आ जाएगा। क्लियर है, तो आपको सर्टिफाइड वर्क और अनसर्टिफाइड वर्क को टोटल करके माय डियर फ्रेंड्स यहां पर लिख देना। समझ में आया, तो सबसे पहले बच्चा क्या आएगा, यहां पर आपका वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, सर्टिफाइड वर्क वाला कैटेगरी और अनसर्टिफाइड वर्क वाला कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर लिख देना है। क्लियर है, अब सेकंड नंबर पे मैंने बताया अगर आपका मटेरियल रिटर्न आ जाता है, क्लियर है, अगर आपका मटेरियल रिटर्न आ जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे, अगर आप लोग यहाँ पे सिंपल लिखेंगे बाई मटेरियल रिटर्न, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सर अगर आपका मटेरियल रिटर्न आ जाता है तो उसको यहाँ पे लिखना है। और याद रखिएगा अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक है, बाई
भाई क्लोजिंग मटेरियल की अगर आप लोग बात करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देता हूं, आपका क्लोजिंग मटेरियल अगर आपका होता है तो उसको भी माय डियर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, अगर आपका मटेरियल नहीं, अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी भी रिटर्न आ जाता है तो उसको भी आपको यहाँ पे लिखना है। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहे हैं, तो उसको भी माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लिखना है, क्लियर है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, इसको टोटल करेंगे, फिर इसके बाद इस इंफॉर्मेशन के बिहा पे माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या निकालने वाले हैं सर, हम लोग यहाँ पर आपका सरप्लस निकालने वाले हैं, क्लियर है, ये आपको याद रखना है। आपको क्या निकालना है सर, आपका सरप्लस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे, आपको एक अमाउंट मिल जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई सरप्लस, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, आपका क्या आ जाएगा, बाई सरप्लस आ जाएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा, जो आपका टोटल अमाउंट आएगा ना, जैसे यहाँ पे जो आपका टोटल अमाउंट बना है वही आपका टोटल अमाउंट यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू सरप्लस लिखेंगे, क्लियर है। तो आप लोग क्या कहेंगे, टू सरप्लस यहाँ पे लिख देंगे, जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, जो अमाउंट आएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है, जो यहाँ पे आपका सरप्लस बनता है ना, सरप्लस बनता है, उसको जाकर के हम लोग दो हिस्से में आगे डिवाइड कर देंगे। पहला आप लोग जानते हो, इसको आप लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, क्लियर है। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं 2CPL, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है उसको हम लोग रिजर्व में घेर देंगे, WIP की किस कैटेगरी में चला जाएगा, आपका रिजर्व की कैटेगरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग एक अमाउंट निकाल लेंगे और यहाँ पे आप लोग एक अमाउंट निकाल लेंगे, क्लियर है। सबसे चैलेंजिंग टास्क रहेगा ये CPL निकालना, इसके लिए हमें अलग से फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सॉरी, यहां तक हमने क्या समझा सर, हमने समझा जब भी आप लोग किसकी बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बात करते हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो देखिए, फॉर्मेट के अंदर बुनियादी तौर पे हमने वही क्रेडिट डेबिट साइड लिखा है, एक साइड में आपका एक्सपेंस हो जाएगा और एक साइड में जो भी आपकी इनकम है वो हो जाएगी, क्लियर है। तो आप लोग इसको क्लोजली किसके मान सकते हैं, सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मान सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट को आपको मेमोराइज करना है, कोई अल्टरनेट नहीं है, केवल और केवल आपको पढ़ना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और याद करके जब आप लोग मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे ना, तब जाके आपको चीजें बेहतर तरीके से क्लियर होंगी, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को एक बार मेमोराइज अगर आप लोग कर लेंगे तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके का सवाल अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर आता है और उसको एग्जैक्टली कैसे टैकल किया जाता है, समझ में आया ना। तो ये किसका फॉर्मेट है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका फॉर्मेट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, जो मैंने यहाँ पे बताया था। जो सबसे पहले हमने क्या सीखा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सीखा है। उसके बाद एक आपका बनता है सर कि जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, सर इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोलते हैं। इसको भी हम लोग अगर हमारे पास समय रहेगा तो आज ही की क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। अभी आप समझिएगा, जब भी आप लोग यहाँ पे बात करते हैं सर ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी हुई हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, मटेरियल, लेबर सब पढ़ा हुआ है, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड वर्क है। सबसे जरूरी जो बात थी, इसको मैंने पिछली क्लास के अंदर काफी समय लगा के आपको समझा दिया था और इससे जुड़े हुए तमाम फॉर्मूले भी एग्जीक्यूट कर लिए थे। समझने वाली बात है सर, जब भी आप लोग कॉस्टिंग की बात करते हैं, CPL की बात करते हैं, तो CPL कैसे कैलकुलेट करना है सर। अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी सरप्लस आपका निकल आएगा, उसको दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी, प्लीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स मैं एक टर्म इस्तेमाल करता हूं, दैट इज द, हम उसको बोलते हैं यहां पे आपका डिग्री ऑफ, याद रखिएगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। क्या बोलते हो आप लोग इसको, डिग्री ऑफ कंप्लीशन बोलते हो। डिग्री ऑफ कंप्लीशन का मतलब एग्जैक्टली आपका काम कितना कंप्लीट हुआ है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, डिग्री ऑफ कंप्लीशन बोलते हो। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बिहा पे हम लोग यहां पे देखेंगे कि आपका CPL कैसे निकलेगा, समझ में आया। आप लोग कॉस्टिंग फॉर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो वो कहां पे कितना जाएगा, कितना हिस्सा आपका सरप्लस का इसके अंदर जाएगा, ये चीज डिसाइड करेगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो अगर आप लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना चाहते हैं तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। सर सबसे पहले आपको करना है सर्टिफाइड वर्क को क्लियर। आप क्या करेंगे सर, आप निकाल लेंगे आपका क्या गिवन है, आपका सर्टिफाइड वर्क गिवन है सर, उसको आपको डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है सर, आप
आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट था, किसका कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं सर, आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात कर रहा हूं। तो आप लोग अगर सर्टिफाइड वर्क को किससे डिवाइड कर देते हैं, अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं, और इसको अगर आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको परसेंटेज के अंदर क्या मिल जाएगा सर, आपको यहां पे डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन मिल जाएगा। क्लियर है? अब जब आप लोग डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन की बात करेंगे तो हमारे पास 4 मेजर रेंज रहेंगी जिनको आपको याद रखना। अगर आपने डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन की बात की है, यानी कि आपका आंसर, पहली प्रोबेबिलिटी तो ये है कहां तक आएगा, अप टू आप लोग मान के चले 25%। क्लियर है? तो आपका पहला आंसर कहां तक आ सकता है, 25% तक आ सकता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है आपका 25% से आपका आंसर ज्यादा आ जाए। क्लियर है? यानी आप लोग यहां पे कह सकते हैं, मैं मान लेता हूं आपका डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन को मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, अगर आपका एक्स का वैल्यू 25% से ज्यादा आता है, और हम लोग यहां पे ये कह देते हैं आपका एक्स का वैल्यू लेस देन कितना रहता है, 50% रहता है, ये अगर आपका सिचुएशन है, देखिए ना तो 50 होगा ना 25 होगा, दोनों के बीच में लाई करता है, तो ये आपका सेकंड सिचुएशन होगा। एक सिचुएशन ये है अगर आपका x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50% रहता है। सेकंड सिचुएशन में, या फिर आपकी रेंज किसके बीच में बनेगी, अगर x का वैल्यू लेस देन 90% रहता है, तो ये तीसरा केस बन जाएगा। चौथा केस यहाँ पे क्या बनेगा, x माने डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन की बात कर रहे हो, अगर आपका x का वैल्यू डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन या तो इक्वल है या फिर ग्रेटर देन है 90% के। क्लियर है? और कहां तक जा सकता है सर, ये 100% तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है सर, ये 100% तक जा सकता है। तो यहां पर हमारे पास 4 रेंज बन जाएंगी। जब भी आप लोग डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन की बात करेंगे ना, तो यहां पे अलग फॉर्मूला आपको लगाना। अगर आपका अप टू 25% आंसर आता है, अगर आपका आंसर 25 से 50 के बीच में आता है, तो एक अलग फॉर्मूला लगेगा। अगर आपका आंसर 50 से 90 के बीच में आता है, तो एक अलग केस दिखेगा। और अगर आपका आंसर 90 से लेकर 100 के बीच में आता है, तो आपको एक अलग आंसर दिखेगा। फॉर्मेट में आपने क्वेश्चन को बांध दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना, डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन निकालना है। डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन के अंदर देखना परसेंटेज कितना बना है, कौन सी रेंज के अंदर है। ये आपका रेंज नंबर 1 रहेगा, ये आपका रेंज नंबर 2 रहेगा, ये आपका रेंज नंबर 3 रहेगा, और ये आपका रेंज नंबर 4 रहेगा। चारों के अंदर अलग अलग फॉर्मूले आप लोग एग्जीक्यूट करने वाले। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना। भी थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि सर नहीं समझ में आ रहा, जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना, तो 100% आपको मक्खन लगेगा, अगर आपने पिछली क्लास को अच्छे से अटेंड किया होगा तो। ठीक है? तो ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, क्लियर रहा? क्या क्या कंपोनेंट यहाँ पे आने वाले हैं, ये क्लियर रहा? और यहाँ पर जब आप लोग सीपीएल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सरप्लस को सीपीएल और डब्ल्यूआईपी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो आपका डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन के बिहाफ पे 4 रेंज बनेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, जब आप लोग यहाँ पे 4 रेंज बनाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला आपको लगाना है, ये बड़ी जरूरी बात है। यानी कि यहां पे मैं आपका लिख सकता हूं, सर हमने क्या कहा, हमने क्या फाइंड आउट किया है, आपका डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन, यानी आप लोग कहेंगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ठीक है? तो यहां पे आपकी किताब के अंदर डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन की बात करते हैं, तो याद रखिएगा, यहां पर मैंने बताया कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास। सर आपने अभी तो बताया 4 केसेस बनने की प्रोबेबिलिटी है, 4 केसेस बनने की संभावना है। केस नहीं बोलूंगा मैं, उनको बोलूंगा हमारे आंसर की रेंज रहेगी। चारों में से कोई भी रेंज हम एक तरीके से देख सकते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका परसेंटेज या फिर डिग्री है वो कहां तक आता है, मैंने अभी अभी बताया, अगर आपका परसेंटेज आता है अप टू 25%, अगर आपका आंसर कितना आता है, अप टू 25% आता है, तो यहाँ पे आप लोग सीपीएल की बात कीजिए या फिर आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट की बात कीजिए, आपको प्रॉफिट मान लेना है 0 बटा सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा। यानी आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का प्रॉफिट कितना रहेगा, 0 रहेगा। सीपीएल के अंदर कोई भी पैसा आपको नहीं डालना। ठीक है? अगर आपका आंसर कितना आता है, 25% आता है। अमूमन बहुत केसेस में, बहुत कम केसेस है जहां पर ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा केस मैंने क्या बताया था सर, दूसरा केस मैंने बताया था 25 से ज्यादा होगा, लेकिन आपका जो आपका क्या बोलते हैं आप, इसका 50 से कम होगा। ठीक है? यानी आप लोग यहां पे कह सकते हैं जो आपका डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन, डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन है इज ग्रेटर देन, आप लोग क्या कहेंगे सर, आप लोग यहां पे कह सकते हैं आपका ग्रेटर देन कहां पर रहेगा सर, ग्रेटर देन 25% रहेगा। एंड आप लोग क्या कहेंगे, अगर आपका आता है लेस देन, किससे लेस देन आता है सर, आपका 50%, सिस्टम इज लैकिंग।
समझ में आया? तो आपका कितना आता है सर? अगर आपका 50% आता है तो आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको एक फॉर्मूला निकालना है। क्या करना है? फॉर्मूला निकालना है। अगर आप लोग कॉस्टिंग फॉर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हैं तो मेरे को 1/3 करना पड़ेगा किसका? जो मेरा सरप्लस निकला है। क्लियर है? जो मेरा क्या निकालना है? सरप्लस निकला है, उसका 1/3 करना पड़ेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, इसको मेरे को कैश रिसीव से मल्टीप्लाई कर देना। याद रखिएगा किससे मल्टीप्लाई कर देना है? जो भी मेरे को कैश रिसीव्ड हुआ है और इसको डिवाइड कर देना है सर्टिफाइड वर्क से। याद रखिएगा किससे डिवाइड कर देना है सर? आपके सर्टिफाइड वर्क से मेरे को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। ये फॉर्मूला है जो डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली आपका सीपीएल कितना बनेगा। ठीक है, तो मैंने बताया ना आपका सीपीएल कैसे निकालते हो सर? इस बिहा पे निकालते हो। अगर आपका आंसर इस रेंज के अंदर आता है तो ये फॉर्मूला आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। अब इसी तरीके से आप लोग क्या कहेंगे सर? तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या थी सर? तीसरी प्रोबेबिलिटी हमारी यहां पे थी अगर आपका डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन निकालते हो और अगर वो आता है ग्रेटर देन 50%, देखिए यहाँ पे लेस देन 50 था तो आप लोग कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 50%। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे सर अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों चीजें लेके चलनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर आप लोग लेके चलते हैं 50% एंड अगला क्या रहेगा? लेस देन। आप लोग क्या कहेंगे? लेस देन कितने की बात हो रही है? अगर आपका लेस देन 90% रहता है उस सिचुएशन के अंदर हमें फॉर्मूला क्या लगाना है? ध्यान से समझिएगा, सीपीएल इज इक्वल टू द 2/3। आपको कितना लेके चलना है? 2/3 लेके चलना है। किसकी बात कर रहा हूं? आपके सरप्लस की मल्टीप्लाई में कैश रिसीव्ड अपॉन में सर्टिफाइड वर्क। क्लियर है? ये छोटा सा फॉर्मूला आप लोग लगा देंगे तो आपको यहां पे माय डियर फ्रेंड्स सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये अब आपका फॉर्मूला है जिसको आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है सर? यहाँ पे 1/3 था, यहाँ पे कितना आ गया? आपका 2/3 आ गया। अब चौथी प्रोबेबिलिटी हमने क्या पढ़ी थी? चौथी पॉसिबिलिटी सर ये थी अगर आपका आंसर आ जाता है, याद रखिएगा, अगर आपका आंसर आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, याद रखिएगा आप लोग क्या कहेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू। स्पेलिंग पे थोड़ा सा हो सकता है ध्यान से हट गया तो याद रखिएगा ग्रेटर देन इक्वल टू किसकी बात हो रही है? आपका 90%। अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 90% का केस आता है तो याद रखिएगा सीपीएल क्या होगा सर? सीपीएल इज इक्वल टू द, केवल आपको क्या लेना है? आपको सरप्लस लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है कैश रिसीव्ड अपॉन में सर्टिफाइड वर्क से। ठीक है, तो ये अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको फाइनल आंसर बड़े प्यार से बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब जो मैंने शॉर्ट एब्रिविएशन का इस्तेमाल करा है भूलकर भी एग्जामिनेशन के अंदर आपको नहीं करना है क्योंकि मेरे को केवल समझाना है, दैट्स व्हाई, और जगह भी कम है इसलिए मैंने एक ही स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको सहूलियत रहे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं जिनके बिहा पे जो आपका सरप्लस आ जाएगा ना, जो आपका क्या निकल के आएगा सर? आपका सरप्लस निकलेगा। हमने पढ़ा है क्या निकलेगा? सरप्लस निकलेगा। वो कहां पे चला जाएगा? सीपीएल के अंदर चला जाएगा और आपका डब्ल्यूआईपी एज ए रिजर्व के अंदर चला जाएगा। क्लियर है? तो ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा सर? इसको डिवाइड करने के लिए हमें अपना डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन निकालना है, उसकी रेंज के बिहा पे हम लोग यहाँ पे इन फॉर्मूलेज का इस्तेमाल करेंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये फंडामेंटल चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बिहा पे आप लोगों का 12 से 18 नंबर का सवाल छूट सकता है, तो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स इसको आप अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे अभी तक हमने क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा है आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि सर ये प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, किस तरीके का सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। एक पीवाईक्यू मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं जिसको आपको यहां पे थोड़ा सा समझना है, फिर हम इसके फॉर्मेट के ऊपर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्टर अंडर टू के कॉन्ट्रैक्ट कितनी तारीख को वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है? 1/4/2013 को। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमें ये पता चल सके कि क्लोजिंग स्टॉक तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपका उस साइड जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एंड एग्रीमेंट का प्राइस कितना? देखिए अगर आप लोग एग्रीड प्राइस कितना है? 6 लाख रुपए है, तो क्या मैं यहां पे ये कह सकता हूं आपके कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है? आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कह सकते हैं सर आपके कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस हमें क्लियर हो गया, उसका अमाउंट कितना है सर? आपका 6 लाख है। तो ये तो आपकी क्या आ गई सर? कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट आ गया। इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना, ये इंफॉर्मेशन दी गई थी। इसके अलावा देखिए मटेरियल इशू किया गया है, मटेरियल रिटर्न भी आया है, दोनों का मैंने आपको समझाया था। मटेरियल एट द साइट 31/3/2024। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे मटेरियल एट साइट माने आपकी जो
क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट पे जो आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है उसको आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग क्लोजिंग स्टॉक ही तो बोलेंगे। तो ये क्लोजिंग स्टॉक वाला मामला है। उसके बाद आपको लेबर दिया हुआ है, उसके बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, उसके बाद आपको प्लांट इंस्टॉल दिया हुआ है, उसके बाद प्लांट वैल्यू 31/3/2014 माने प्लांट की जो क्लोजिंग वैल्यू है वो भी दी गई है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया गया है। उसके बाद आपका अनसर्टिफाइड वर्क दिया गया है। उसके बाद कैश रिसीव्ड का वैल्यू दिया गया है। देखिए कैश रिसीव का वैल्यू कितना है सर, 3,78,000 है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग क्या कहेंगे, हमें सबसे पहले क्या गिवन है सर, हमें कैश रिसीव्ड गिवन है। तो कैश रिसीव्ड कितना है सर, आपका 3,78,000 है। ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका वर्क सर्टिफाइड का जो वैल्यू है ना, उसका ये जो 3,78,000 है कितना परसेंट है, 90% है। तो यहां से मैंने अंदाजा लगाया, बेसिक मैथमेटिक्स में लगा सकता हूं कि वर्क सर्टिफाइड का ये अमाउंट कितना 90% है। इसका मतलब मैं इसका इस्तेमाल करके अपना वर्क सर्टिफाइड निकाल सकता हूं। सर कैसे निकालते हैं सर, निकालते वैल्यू कितना है आपका 3,78,000 है। ये कितना है आपका 90% है। किसका, 100 का। 100 का कितना परसेंट है, 90% है। बेसिक मैथमेटिक्स का नियम है, इसको आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट ओपन द कैलकुलेटर और आपको इसको कैलकुलेट करना है। सर कितना है आपका, आपका 3,78,000 है, उसको आपको डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है 100 से, डिवाइड करना है 90 से, तो 4,20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू की खोज करते हैं तो यहाँ पे वो खोज आपकी पूरी हो जाती है, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 4,20,000 आ जाती है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो कितना आ गया, 4,20,000 आ गया। ये किसका वैल्यू है सर, ये वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू है। अब यहां तक तो हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, जो जो जानकारी थी हमें उसको समझ लिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सर आपको क्या निकालना है, आपको क्या प्रिपेयर करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्लियर है। अब इसी के साथ अगर आपको वो क्या कह दे, आपको क्या प्रिपेयर करना है सर, आपको कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो उसका फॉर्मेट मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। पहले हम क्या समझ लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को कैसे करना है। तो अभी तो मैंने आपको सिखाया सर फॉर्मेट क्या रहेगा, आपका एक क्रेडिट साइड बन जाएगा, एक आपका डेबिट साइड बन जाएगा, और दोनों साइड क्या क्या चीजें आपको आप लोग ले सकते हैं। बाई और टू के लिए मैंने ये आपको समझा दिया था, दोनों चीजों का एग्जीक्यूशन केवल और केवल माय डियर फ्रेंड्स आपको करना। ठीक है, तो एक आपका क्या बन जाएगा, क्रेडिट साइड बन जाएगा, एक आपका डेबिट साइड बन जाएगा। ठीक है, जस्ट ए मिनट, व्हाट इज द प्रॉब्लम। देखिए अभी इस फॉर्मेट को हम लोग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे आप लोग क्रेडिट और डेबिट वाली जो आपकी एंट्री है वो यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देते इसी को कॉपी कर लेते हैं, जस्ट ए मिनट। ये देखिए यहाँ पे हमने ये आपका फॉर्मेट तैयार कर लिया। ऊपर क्या लिख देंगे सर, हम लोग ऊपर लिख देंगे आपका क्या है सर, ये हमने क्या तैयार किया है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार किया। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हैं सर, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा आपका पर्टिकुलर है, और यहाँ पे क्या आता है, अमाउंट आता है क्रेडिट डेबिट करके ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, आपका पर्टिकुलर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, आपका अमाउंट आ जाएगा। क्लियर, ये जानकारी तो आप सभी को पता है, अभी अभी हमने फॉर्मेट के अंदर पढ़ी है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है सर, एग्जैक्टली गिवन क्या है। सबसे पहले मेरे को मटेरियल गिवन है, और मटेरियल इधर आता है, टू साइड आता है, तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे टू मटेरियल। अगर आप लोग मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल कितना गिवन है, अगर आप लोग ध्यान देंगे 1,60,000 गिवन है, तो यहाँ पे आपको कितना करना है, 1,60,000 लिख देना है। ठीक है, अब सेकंड जो चीज यहाँ पे गिवन है, मटेरियल रिटर्न गिवन है। तो अगर आपको याद हो, मटेरियल जितना भी रिटर्न वाला है सब किधर जाएगा, बाई साइड जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था बाई साइड में रिटर्न वाला मामला आ जाएगा, और आप लोग क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक वाला मामला भी बाई साइड में आएगा। तो उसको एक बार हटा देते हैं, एक बार उसको हम लोग भूल जाते हैं। उसके बाद देखिए लेबर दिया हुआ, अच्छा मटेरियल ऑन साइट माने क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये भी आपका बाई साइड में जाएगा। आपका लेबर किस साइड में चला जाएगा, टू साइड में। लेबर कितना है, 1,50,000। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे हमने क्या लिखना है सर, यहाँ पे हमें टू लेबर लिखना है। कितना गिवन है, 1,50,000 गिवन है। समझ में आया, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अगर फॉर्मेट समझ में आ गया तो चीजें बेहतर रहेंगी। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस की साइड में आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे सर, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए आपका क्या आ गया सर, ये क्या है आपका टू डायरेक्ट एक्सपेंस है। और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना गिवन है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस 91,000 गिवन है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कितना आ गया सर, आपका 91,000 आ गया। क्लियर है, इसको आपको समझना है। अब आगे अगर आप लोग चलते हैं, प्लांट इंस्टॉल, तो मैंने बताया था प्लांट भी इधर आएगा, मशीनरी भी इधर आएगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे, टू प्लांट की अगर आप लोग बात करते हैं, प्लांट इंस्टॉल किया है, कितने का है, प्लांट का वैल्यू 80,000 का है। क्लियर है, तो आपका कितना आ गया, 80,000 का प्लांट का वैल्यू आ गया। सर इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो प्लांट वैल्यू एक क्लोजिंग डेट के ऊपर है, तो ये आपका क्लोजिंग
प्लांट एंड वैल्यू हो जाएगा, उसके बाद अनसर्टिफाइड वर्क दिया हुआ है, उसके बाद कैश रिसीव दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि जो जो जानकारी यहां पर आनी चाहिए थी टू साइड में वो यही है, ठीक है। अब कहां पे चलेंगे हम लोग, बाई साइड में चलेंगे, और मैंने बताया था बाई साइड के अंदर आपको सबसे पहले WIP को लेना है। यानी आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग क्या लिखेंगे, सर WIP की बात करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस की बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग क्या लेके चलेंगे, सर्टिफाइड वर्क को लेके चलेंगे, ठीक है। तो सर्टिफाइड वर्क मैंने पहले ही निकालना सिखा दिया, 4,20,000 आया था, तो यहां पे ही मैं लिख दूंगा आपका कितना आ गया सर, 4,20,000 आ गया है। उसके बाद अगर आप लोग अनसर्टिफाइड वर्क की बात करते हैं तो अनसर्टिफाइड वर्क कितना है, देखिए आपका कहां पे 23,000 रुपया अनसर्टिफाइड वर्क है, तो आप लोग क्या करेंगे 23,000 यहां पे क्या कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ऐड कर देंगे, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा 20 और 23 और आपका 43, यानी कि आपका कितना हो जाएगा टोटल, अगर आप लोग करते हैं तो 4,20,000 है, प्लस में कितना करना है सर, 23,000 करना है, तो 4,43,000 आ जाएगा टोटल। अगर आप लोग करते हैं कितना आ गया सर, 4,43,000 आ गया, नोट कीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो यहां तक की एंट्री आपको समझ में आई, 4,43,000 आ गया, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये तो हो गया WIP, मैंने बताया था रिटर्न वाला मामला भी यहीं पे आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा था सर रिटर्न का केस आया था, मटेरियल रिटर्न कितना है 4,000 है, तो अगर आप लोग बाई मटेरियल रिटर्न लिख देंगे और यहाँ पे लिख दीजिए, तो आप लोग क्या लिखेंगे, बाई आपका क्या आया है सर, आपका मटेरियल रिटर्न आया है। तो नोट कीजिएगा आप लोग किसकी बात कर रहे हैं सर, आपके मटेरियल, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप लोग याद कीजिएगा यहाँ पे आप लोग किसकी बात कर रहे हैं सर, मटेरियल रिटर्न की बात कर रहे हैं। मटेरियल रिटर्न कितना आया है सर, 4,000 आया है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे मटेरियल ऑन साइट, यानी कि ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक या बाई क्लोजिंग मटेरियल लिख दीजिए। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाई क्लोजिंग मटेरियल, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोगों ने क्या लिखा सर, बाई क्लोजिंग मटेरियल लिखा है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो अगर आप लोग ये थोड़ा सा है ना, कई बार मक्खी बैठ जाता है, उसकी वजह से राइटिंग डिस्टर्ब होता है कभी कभी, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। ये तो आपका मटेरियल रिटर्न हो गया, तो मैं इसको भी अच्छे से लिख देता हूं। हम लोगों ने क्या कहा है सर, आपका बाई मटेरियल रिटर्न कहा है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा आपका क्या आ गया, ये आ गया बाई मटेरियल, और हमने क्या लिखा है सर, ये आपका मटेरियल रिटर्न है, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक की बात की है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक, किसकी बात हो रही है सर, आपके मटेरियल की बात हो रही है। अगर आप लोग क्लोजिंग स्टॉक के मटेरियल की बात करते हैं तो सर कहां पे है क्लोजिंग स्टॉक का मटेरियल, ये 22,000 का है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी ऐड हो जाएगी सर, आपका 22,000 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको नोट करना है। अब अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे तो मटेरियल ऑन साइट हो गया है, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, प्लांट वैल्यू, देखिए प्लांट वैल्यू मैंने बताया था, प्लांट एंड मशीन की अगर आप लोग बात करते हैं और प्लांट एंड मशीन के केस में अगर आपको क्लोजिंग मिलता है तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे बाई क्लोजिंग, किसकी क्लोजिंग हो रही है, आपके प्लांट एंड मशीन की क्लोजिंग हो रही है। कितना है आपका प्लांट एंड मशीन का क्लोजिंग, 63,000 है, तो टोटल कितना आ गया सर, आपका 63,000 आ गया, ठीक है। ये आपका टोटल कर लेना, आपको क्या कर लेना सर, आपका टोटल कर लेना, इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा सर, टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट अगर आप करते हैं तो कीजिए कितना है आपका, 4,43,000 है, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस करना है 4,000, ओके। प्लस में कितना है आपका 22,000 है, प्लस में कितना है आपका 63,000 है। अगर आप लोग टोटल करते हैं 5,32,000 बनता है, ठीक है। कितना बनता है आपका 5,32,000, नोट कीजिएगा कितना आया सर, ये आया 5,32,000, ठीक है। अब इसी के बिहा पे हम लोग क्या निकालने वाले हैं सर, सरप्लस निकालने वाले हैं। टोटल कितना आया सर, आपका 5,32,000 आना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5,32,000 आना चाहिए। अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं सर, टू सरप्लस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टू सरप्लस। अब टू सरप्लस कैसे निकाला जाता है, आना कितना चाहिए 5,32,000, इसको टोटल करिए, इस अमाउंट में से इसको माइनस कर देंगे, सरप्लस निकल आएगा। 5,32,000 के अंदर से आपको कितना माइनस करना है, ये दोनों 2,10,000 हो गया, तो 2,10,000 माइनस कीजिए। अब आगे माइनस करना है आपको 91 और 80, अगर आप लोग 91,000 माइनस करते हैं, माइनस में 80,000 माइनस करते हैं, तो आपका कितना बन जाता है सर, 1,51,000। आई थिंक कहीं पे मिस्टेक है, देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका कितना हुआ 5,32,000, कोई आपकी क्वांटिटी रह तो नहीं गई है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई क्वेश्चन के अंदर ऐसी डिजिट है जो छूट गई हो, देखिए
अगर आप लोग मटेरियल की बात करते हैं 1,60,000 हो गया मटेरियल ऑन साइट, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 1,60,000 है, 1,50,000 है, 91,000 है, 80,000 है, टोटल आपको करना है और 5,32,000 के अंदर से आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे करते हैं तो देखिए 5,32,000 के अंदर से इनको टोटल कीजिए, कितना है आपका 1,60,000 है, प्लस में कितना है 1,50,000 है, ओके, प्लस में कितना है 91,000 है, प्लस में कितना है 80,000 है, तो आपका कितना हो गया 4,81,000 हो गया है। अगर आप लोग इसको 5,32,000 के अंदर से माइनस करते, यस 51,000 आएगा, ये सही है, 51,000 आपका आ गया है। तो ये क्या आ गया सर, ये आपका आ गया है 51,000, क्या है सर, ये आपका सरप्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या निकाला, यहाँ पे आपने टू सरप्लस निकाल दिया है। अब यही टू सरप्लस यहाँ पे क्या चला जाएगा, बाई सरप्लस में चला जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका क्या आया, ये बाई सरप्लस आ गया है, कितना है सर आपका 51,000 है, ठीक है। अब चैलेंज क्या है सर, चैलेंज ये है, ये तो आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है, ये तो आपका क्या बन गया सर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या बताई थी मैंने सर, हमें ये चेक करना है इस सरप्लस को आगे आप डिवाइड करेंगे सीपीएल के अंदर और डब्ल्यूआईपी के अंदर, तो वो कैसे होगा इसको आपको समझना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन। आप लोग क्या निकालेंगे सर, आप लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं सर, आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना, ठीक है। आप लोग क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ध्यान दीजिएगा हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन को मैंने एक्स से मान लिया है। मैंने बताया था सर्टिफाइड वर्क लेके चलना है, क्या लेके चलना है, सर्टिफाइड वर्क। सर्टिफाइड वर्क का वैल्यू कितना है सर, आपका 4,20,000 है। आप लोग क्या करेंगे, 4,20,000 यहाँ पे डिजिट लिख देंगे, इसको डिवाइड करना है पूरे के पूरे जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट था, कितना आया था सर, प्रोजेक्ट का कॉस्ट 6 लाख आया था, इसको मल्टीप्लाई कितने से कर देना सर, 100 से कर देना, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे 4,20,000 को अगर आप डिवाइड करते हैं 6 लाख से, ठीक है, और अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये 70% आता है। देखिए आंसर कितना है, डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन कितना आया है सर, 70% आया है। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे 70% वाला क्राइटेरिया किस रेंज के अंदर आता है, ये आपको ध्यान देना है। 70% वाला क्राइटेरिया यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं आप लोग, तीसरे केस के अंदर, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, तीसरे केस के अंदर आता है 50 से ज्यादा 90 से कम। तो यहाँ पे आपको लगाना 2/3 मल्टीप्लाई में सरप्लस मल्टीप्लाई में सी आर अपॉन में कितना आ जाएगा, CW, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हैं सर, यहाँ पे ये कह सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ये कौन सी कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है सर, थर्ड कैटेगरी के अंदर एग्जिस्ट करता है, जहां पर हमारे पास सीपीएल का सर फॉर्मूला क्या है, हमें 2/3 लेके चलना है, सरप्लस लेके चलना है। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, आपका क्या आ गया, सरप्लस आ गया, मल्टीप्लाई में आपका सीआर आ गया है, मल्टीप्लाई में आपका सर्टिफाइड वर्क आ गया। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, यहाँ पे पुट कीजिए सीपीएल इज इक्वल टू द 2/3 मल्टीप्लाई में सरप्लस कितना है 51,000 है, मल्टीप्लाई में कैश रिसीव, रिसीव कितना हुआ था कैश, अगर आपने देखा हो क्वेश्चन के अंदर सर उसको 3,78,000 कैश रिसीव हुआ था। तो यहाँ पे क्या लिखोगे सर, आपका कितना आ गया, 3,78,000 आ गया है। अपोर में सर्टिफाइड वर्क कितने का है सर, 4,20,000 का है। ये जो आंसर आएगा ना ये सीपीएल में चला जाएगा, ठीक है। सरप्लस का ये वो हिस्सा है जो सीपीएल में चला जाएगा। हमें 2 को किससे डिवाइड करना है सर, 3 से डिवाइड करना है। आंसर आएगा उसको 51,000 से मल्टीप्लाई करना है। जो हमारा आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 3,78,000 से, और सर जो भी आंसर आता है उसको डिवाइड कर देना है 4,20,000 से। अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 30,600 आता है। तो यहाँ पे आपका सीपीएल कितना आ गया सर, आपका 30,600 आ गया है। अगर आपका सीपीएल 30,600 आता है, टोटल कितना था 51,000 था। तो अगर आप लोग डब्ल्यूआईपी की बात करते हैं तो अगर आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान देंगे 51,000 के अंदर से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 30,600, तो आपका कितना बचता है 20,400। तो लीजिए आपका डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया सर, डिवाइड हो गया है। कितने कितने किन किन के बीच में, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सर, आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सीपीएल लिख देंगे। सीपीएल के अंदर कितना आया है 30,600, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे सर, आपका डब्ल्यूआईपी के अंदर क्या डाल देंगे, रिजर्व वाला केस डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20,400 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, आपका 51,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या तैयार हो गया सर, आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार हो गया है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो काफी हद तक आपको क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। कई बार बीच में छोटी सी दिक्कत ही आती है कि कोई मक्खी वगैरह बोर्ड पे बैठ जाने की वजह से ना पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है, लेकिन आप लोग समझिएगा, आई होप की क्लैरिटी मिला होगा। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें गिवन थी, देखिए आपको करना क्या है, जो भी जानकारी आपको दी है उस जानकारी के अंदर याद रखिएगा स्टेप फर्स्ट अगर आप लोग बात करते हैं, अगर आप लोग स्टेप 1 की बात करते हैं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा आपका जो सर्टिफाइड वर्क है ना उसको निकाल लीजिए, ठीक है। कैसे भी करके
में आपको क्या निकालना है, सर्टिफाइड वर्क निकालना है, और मैक्सिमम केसेस के अंदर आपको अनसर्टिफाइड गिवन होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, अब वैसे कैसे निकाला जाता है ये भी मैंने सिखाया हुआ पिछली क्लास के अंदर। ये आपका अनसर्टिफाइड वर्क निकाल लेना है। अगर आप लोग स्टेप 2 की बात करते हैं तो स्टेप 2 के अंदर आपको तमाम चीजों को फॉर्मेट के अंदर डालना। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और स्टेप 3 के अंदर जो आपका सरप्लस है ना, उसको डिवाइड करना आपको आना चाहिए। किस बिहा पे होगा सर, वो आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बिहा पे होगा। वो रेंज बनेगी, 4 रेंज मैंने बता दी है, उस बिहा पे आप लोग इसको डिवाइड कर देंगे सीपीएल के अंदर और आपका डब्ल्यूआईपी के अंदर। ठीक है, तो आपका सीपीएल और डब्ल्यूआईपी के अंदर अगर आप लोग डिवाइड करते हैं तो आप लोग अपने फाइनल आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप लोग समझेंगे तो काफी हद तक आपको क्लैरिटी होगा। देखिए मैंने फिर बताया, पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो बेस्ड रहेगा इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर। ये अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी जानकारी रहने वाली है और इस स्लाइड के ऊपर। ठीक है, ये रेंज आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मूला क्या लगता है ये भी आपको याद होना चाहिए। एक जानकारी और दे देता हूं, कई कई किताबों में क्या लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे जहां पे मैंने आपका सरप्लस लिखा हुआ है ना सर, वहां पे आपका नोटेशनल प्रॉफिट लिखा होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्या लिखा हो सकता है, नोटेशनल प्रॉफिट लिखा हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका नोटेशनल प्रॉफिट लिखा होता है। एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, जो कैश रिसीव्ड है ना, जो कैश रिसीव्ड है उसको यहां पे लिखेगा पेमेंट वर्क इन प्रोसेस रिसीव्ड। ठीक है ना, तो अगर आपको ऐसा कोई शब्द दिखता है तो उसका मतलब भी क्या होता है, कैश रिसीव ही होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप लोगों ने इन तमाम चीजों को अपनी कंसिडरेशन में रखना ना, तो बड़े प्यार से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की न्यूमेरिकल को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आज की क्लास के दरमियान हमने ये वाला हिस्सा आपका क्या कर दिया है, शट डाउन कर दिया है। आज की क्लास के अंदर हमने काफी डिटेल में जाकर के क्या समझा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के फॉर्मेट से लेकर के और न्यूमेरिकल को कैसे टैकल करना है। अब अगली क्लास के अंदर हम जब चलेंगे तो वहां पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को पढ़ने वाले हैं और बैलेंस शीट को पढ़ने वाले हैं, और इन दोनों से जुड़ी हुई हम लोग मल्टीपल न्यूमेरिकल्स को भी पढ़ेंगे। याद रखिएगा, हमारे पास मल्टीपल न्यूमेरिकल्स रहेंगी जिनको हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर जो भी था आपका, आई थिंक सेकंड क्लास थी, सेकंड क्लास जहां पर हम लोगों ने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को शुरू कर दिया है। और उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्लैरिटी मिला होगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट काफी हद तक क्लियर रहा होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।